देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिक्र किया था कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और अब हम जिक्र करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। ऐसा क्या है कि हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। इस भाग में हम लोग इस पर गौर करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है और इसको क्यों पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के दौरान जिक्र किया था कि राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारे अवधारणाओं का और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें राज्य के बारे में, शासन के बारे में, शासन की प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं राजनीति विज्ञान के, उनके कुछ मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहले मैं उन लक्ष्यों के बारे में जिक्र कर दूं, उसके बाद हम लोग एक एक उद्देश्यों को, जो लक्ष्य है पॉलिटिकल थ्योरी का, उस पे एक एक लक्ष्य पे हम लोग डिटेल वाइज डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी की प्रासंगिकता जो है, इसका महत्व है, उसका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से जितने भी राजनीतिक विचारक हैं वो सभी शांति स्थापना का लक्ष्य रखते हैं अपने सामने, ताकि वैश्विक स्तर पर एक शांति को, या राष्ट्रीय स्तर पर या अपने क्षेत्रीय स्तर पर किस प्रकार से एक शांति को स्थापित किया जाए। दूसरा, सभी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने अपने सामने विकासशील देशों के लक्ष्य का उत्थान भी रखा, और इसमें बहुत सारे विकासशील देशों का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें बहुत सारे विचारधाराओं के बारे में, बहुत सारे विचारों के बारे में, और उन विचारों के बारे में और उन विचारधाराओं को लेकर के जो एक विश्लेषणात्मक स्पष्टता होती है, जो एनालिटिकल क्लैरिटी है, हमें वो प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ हासिल करते हैं। वी आर अचीविंग हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट आइडियोलॉजीज which are using to legitimize different political structures। राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है जो बहुत सारी राजनीतिक संरचनाओं को वैधता प्रदान करने में सहायक बनती है, और राजनीतिक सिद्धांत शक्तिशाली आंदोलनों के भी बहुत सारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देखिए, अब हम लोग पहली विशेषता पर गौर करेंगे इसकी प्रासंगिकता की, कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। देखिए, राजनीति को मूल्य निरपेक्ष बनाने का एक परिणाम ये हुआ कि कहा जाने लगा कि जितने भी सिद्धांत शास्त्री हैं उन्हें वैज्ञानिकों की तरह तटस्थ रहना चाहिए। उन्हें मूल्यों पर जोर नहीं देना जाना चाहिए, केवल तथ्यों पर जोर दे, और वो पूरी तरीके से वैज्ञानिकों की भांति पूरी तरीके से तटस्थ रहें। उन्हें तथ्यों और आंकड़ों का मात्र वर्गीकरण और विश्लेषण करना चाहिए। उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि फला शासन प्रणाली बेहतर है और फला शासन प्रणाली बुरी है। देखिए, साम्यवाद, नाजीवाद या फासिस्ट व्यवस्था ने मानव जातियों के लिए जो भी चुनौतियां पैदा की थी, उससे निपटना भी बहुत ज़रूरी था, और इन व्यवस्थाओं के जो दुष्परिणाम हमारे सामने जब आए, तब सभी सिद्धांत शास्त्री केवल मूक दर्शक बन के रहते, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती थी। देखिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी नाजी उत्पीड़न के शिकार रह चुके हैं, और उन्होंने अपना देश छोड़कर अमेरिका में भी शरण ली थी, और मूल्य निरपेक्ष की राजनीति पर उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो कि मूल्य निरपेक्ष राजनीति के अगेंस्ट थी। उनका कहना था कि देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य ये बना ले कि मुझे पृथ्वी से संपूर्ण मानव जाति का विनाश करना है, तो भी बौद्धिक आधार पर ऐसे दृष्टिकोण का खंडन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये था कि सभी मूल्यों को एक समान यदि मान लिया जाए, तो विश्व को विनाश की ज्वाला में झोंक देने का विरोध आप कैसे करेंगे। आप तो यही कहेंगे कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक की तरह उसे अपना प्रयोग या परीक्षण, उसे एक्सपेरिमेंट करने की छूट दे दी जाए। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई भी शासक कुछ ऐसे नियम बनाता है, कुछ ऐसी कानून व्यवस्था बनाता है, या किसी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करता है जो वैश्विक शांति के लिए संकट बन सकती है, तो उसे रोकना या उसका निराकरण करना भी राजनीतिक सिद्धांत का एक दायित्व आता है। देखिए, एक थिंकर है जिनका नाम है आर्नल्ड ड्रेस्ट। उन्होंने मूल्य निरपेक्ष राजनीति के खतरों को समझा था, और इसलिए उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र और शांति स्थापना को सर्वोपरि स्थान दिया जाना बहुत आवश्यक है।
देखिए, डेविड हेल ने भी युद्ध और शांति के प्रश्नों को राजनीति का केंद्रीय प्रश्न माना था। सैन्यकरण में वृद्धि हो, शस्त्रों पर किए जाने वाला भारी व्यय हो, सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हो, या फिर शस्त्र व्यापार द्वारा लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति हो, या परमाणु शस्त्रों के भंडारण की जो वृद्धि है, उसके प्रति भी डेविड हेल ने बहुत ज़्यादा चिंता अभिव्यक्त की थी। उनका कहना था कि सभी सिद्धांत शास्त्रियों का कर्तव्य है कि वे एक ऐसे मूल्यों के निर्माण में योगदान दें जिससे विभिन्न राष्ट्रीय समुदाय गुलामी से, उत्पीड़न से, परमाणु युद्ध के खतरों से मुक्त होकर शांति और सम्मान का जीवन जी सके। प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म और राष्ट्रीयता, ये देखिए ऐसी बातें हैं जिनकी आज नई व्याख्या किया जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो विश्व को कुछ लोग विनाश की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या फिर कुछ विनाशकारी शक्तियां विश्व को तबाह कर सकती हैं। कई राजनीतिक विचारकों ने विश्व राज्य, ग्लोबल स्टेट की कल्पना प्रस्तुत की है। जॉर्ज कैटलिन का मानना था कि एक प्रभुत्वशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन पुराने इंजन, यदि पुराने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जंग लग गया है और उसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो उनका संशोधन भी किया जाना चाहिए, उसमें आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए। और ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, पॉलिटिकल थिंकर्स की जिम्मेवारी है कि ये संसार चलता रहे। इसलिए उनका ये कार्य है कि वे चुपचाप ना बैठे रहे, ताकि कोई भी शासक या कोई भी व्यवस्था पूरी मानवता को विनाश की ओर ना लेके जा सके। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का एक मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति करना इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, और यही राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता भी रही है। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें विकासशील देशों के उत्थान का लक्ष्य सामने रखना होता है। ऑल पॉलिटिकल थ्योरीज या पॉलिटिकल थ्योरीज एज मीन्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, सिद्धांत शास्त्रियों का शुरू से एक लक्ष्य रहा था कि समकालीन समाज की जितनी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाए। व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद और मार्क्सवाद का प्रतिपादन करने वालों ने अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का मार्ग सुझाया था, और इसमें मील, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, जिसका पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन था, कार्ल मार्क्स, जी.डी.एच. कॉल, महात्मा गांधी और सिडनी वेब, इन सभी लोगों ने समकालीन समस्याओं के समाधान पर बल दिया था। देखिए, परंपरावादी लेखकों की तरह आधुनिक लेखक भी सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विद्वानों का विकासशील देशों की राजनीति की ओर विशेष ध्यान गया, जिसमें बेरोजगारी और असमानताएं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की भी आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई हैं। जहां तक एशिया की बात है, अफ्रीका की बात है या दक्षिण अमेरिका के देशों का प्रश्न है, वहाँ इन समस्याओं ने आज विस्फोटक रूप ग्रहण कर लिया है। और कोरोना काल में तो और ज़्यादा बुरी स्थिति देखने को मिल रही है विकासशील देशों के अंदर। और जहाँ तक कोविड के टाइम है, ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों के साथ साथ बहुत सारे विकसित देशों को भी इस कोविड-19 महामारी ने हिला के रख दिया है। इसी दौरान जहाँ एक और भूमिहीन गरीब किसान हैं, शहरों में रहने वाले बेरोजगार हैं, इनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है जिसने विलास की सारी सुविधाओं को हासिल कर लिया है। देखिए, इससे आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे, जो व्यक्ति या वर्ग आज अभावग्रस्त है, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उनका उन शक्तियों पर और उन फैक्टर्स पर, यानी उन शक्तियों पर और उन कारणों पर कोई कंट्रोल नहीं है जो आज उनके कष्टों के लिए जिम्मेवार है। चूँकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय या तो देश की राजधानी में स्थित होकर लिए जाते हैं, या देश की राजधानी में बैठे अभिजन वर्ग, जो एलीट क्लास है, उनके माध्यम से लिए जा रहे हैं, जो गरीबी से कोसों दूर है। इसलिए आधुनिक सिद्धांत शास्त्रियों का कर्तव्य बनता है कि वे ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में गरीबों की भी, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनकी भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। देखिए, दूसरी राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता आती है वैचारिक और विश्लेषणात्मक स्पष्टता को प्राप्त करना। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग बहुत सारी संकल्पनाओं का
अवधारणाओं का, विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। संकल्पनाओं के रूप में जैसे न्याय क्या है, समानता क्या है, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, जेंडर जस्टिस और कई सारी विचारधाराओं का हम लोग, शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, ऐसे बहुत सारी संकल्पनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी होती हैं, जैसे उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, संकीर्णवाद, उपयोगितावाद, ऐसी बहुत सारी विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम लोग बहुत सारी संकल्पनाओं को लेके, बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर के एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी को हासिल करते हैं। दोबारा से बताना चाहूँगा, देखिए राजनीतिक विचारकों को चाहिए कि वे आज लोकतंत्र को, स्वतंत्रता को और समानता जैसे मूल्यों की, लक्ष्यों की स्थापना करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि इन सभी अवधारणाओं के विषय में हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में एक क्लैरिटी बनी रहे। और ये स्पष्टता एनालिटिकल स्किल से ही हासिल की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में हम स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, शक्ति या राज्य की उत्पत्ति, इसका विकास, इसका अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। एशिया और अफ्रीका और यूरोप या अमेरिका के बहुत से, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके बहुत से देश स्वयं को लोकतांत्रिक बतलाते हैं। परंतु प्रश्न है कि क्या ये व्यवस्था वास्तव में लोकतांत्रिक है? क्या अफगानिस्तान की जो शासन व्यवस्था है उसे आप लोकतांत्रिक समझेंगे? बहुत तक तो पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी लोकतंत्र नहीं है। चीन की पूरी राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए हमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता के परंपरागत और आधुनिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना होगा। देखिए, अगली विशेषता आती है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक समझ को हासिल करते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य ऐतिहासिक सामग्री का संकलन करना, इधर हाल ही में जो ज्ञान की शाखा में कुछ विकास हुआ है उनके आपसी संबंधों को जोड़ना, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को हमेशा ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक दृष्टि से वर्तमान समाज इतिहास के किस दौर से गुजर रहा है। जब राज्य संस्था विकसित नहीं होती, एक बार सोच के देखिएगा, जब स्टेट इंस्टीट्यूशन ही नहीं था तब डिसीजन लेने के कौन से इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता था। जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जो राज्य है, उसका जन्म कैसे हुआ, यूरोप में राष्ट्र राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, और राष्ट्र राज्यों ने विश्व शक्तियों को कब, जो राष्ट्र राज्य है उन्होंने विश्व शक्तियों के लिए सुपर पावर के रूप में वो कब विकसित हुए और कब उन्होंने ऐसा स्वरूप ग्रहण कर लिया। किसी भी समाज में या विभिन्न समाजों में जो वर्ग है, जाति है, लिंग है या रंग के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव आज भी मौजूद है, राजनीति के विद्वान इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझ रखते हैं और इस ज्ञान का उपयोग 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। मसलन जब हम ये कहते हैं कि चीन की तुलना में अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा स्वतंत्र है या ज़्यादा लोकतांत्रिक है, या फिर 1994 में रंग भेद की नीति की समाप्ति से पहले दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्थिति भारत के दलित वर्गों से बदतर थी, तो इन वक्तव्यों की जो सच्चाई है, इसकी सत्यता को परखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन से राजनीतिक संस्थाओं के दोषों को दूर करने में भी हमें बहुत सहायता प्राप्त होती है। एक और अगली विशेषता जो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है कि राजनीतिक विचारधाराओं से राजनीतिक संस्थाओं को वैधता प्राप्त होती है, उनको वैधीकरण बनाने में। देखिए, वैधता का मतलब होता है कि लोगों का ये मानना या समझना कि अमुक राजनीतिक व्यवस्था हमारी सहमति से हम सब लोगों ने आपस में मिल के बनाई है और ये राजनीतिक व्यवस्था या सरकार हमारे लिए काम करेगी, हमारी भलाई के लिए काम करेगी। देखिए, सरकार केवल दमन या आतंक के सहारे कभी नहीं चल सकती लंबे समय तक। उनका वैधीकरण होना, उनको वैधता प्रदान किया जाना, यानी आम जनता ये समझे कि पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर व्यक्ति पर देश को शासन करने का जो अधिकार प्राप्त है,
उसे वो शासन हमने अपनी आम सहमति से ही दिया है। वैधिकरण का अर्थ होता है कि आम नागरिक नियमों का पालन करे और वो ये समझे कि ये नियम उनकी आपसी सहमति से बने हैं, और किसी भी कानून का पालन करते समय उसकी लीगैलिटी को, उसकी वैधता की पुष्टि यानी उसकी लीगैलिटी को सर्टिफाई भी करते हैं। इस तरह अभिपुष्टि का अर्थ यह है कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्थाओं का अनुमोदन कर रहे हैं, कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं का अनुमोदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो वैध और न्यायसंगत संस्था है, और सत्ता प्राप्त करने या सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक विचारधाराओं का उपयोग किया जाता है। और समाज के विभिन्न वर्ग या विभिन्न राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भी कभी राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, कभी साम्यवाद की बात होती है, कभी समाजवाद की बात होती है, कभी गांधीवाद की बात होती है, कभी रूढ़िवादिता की भी बात होती है, तो कभी हिंदुत्व का भी सहारा लिया जाता है। इन सभी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करके बहुत सारे राजनीतिक दल आम जनताओं का भरोसा और विश्वास करने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी होते हैं, और इससे उनकी सत्ता को सहज रूप से सब लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, या यूं कहिए कि उनकी सरकार को वैधता प्राप्त हो जाती है। एक अंतिम विशेषता कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें बहुत सारे शक्तिशाली आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा प्राप्त होती है, या दूसरे शब्दों में पॉलिटिकल थ्योरी बिकम द ग्रेटेस्ट फोर्स बिहाइंड मैनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स। राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारे शक्तिशाली आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। देखिए, अक्सर ये कह दिया जाता है कि सिद्धांत तो मात्र कल्पना या आदर्श की बात है, और किसी भी मेहनती व्यक्ति या क्रांतिकारी का सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, लेनिन जैसे क्रांतिकारी नेता ने भी सिद्धांतों के महत्व को बहुत बेहतर तरीके से समझा था, और सन 1903 में उन्होंने कह दिया था कि एक विकसित और प्रगतिशील सिद्धांत के मार्गदर्शन के बिना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती है। और लेनिन ने बार बार ये बात दोहराई कि क्रांतिकारी सिद्धांतों के बिना क्रांतिकारी आंदोलन बिल्कुल संभव नहीं है। विदाउट रेवोल्यूशनरी थ्योरीज देयर कैन नॉट बी अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन एनी कंट्री। देखिए, कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांतों को उस समय या उस सिद्धांत शास्त्री जो जितने भी राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधाराएं हैं उसका उस समय और उन सिद्धांत शास्त्रियों से ज़्यादा महत्व है जिस युग में उस सिद्धांतकार द्वारा उसका प्रतिपादन किया गया था। राजनीतिक सिद्धांत समय की सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं। आज से पहले भी उनका इम्पोर्टेंस था, आज भी उनका इम्पोर्टेंस है, और आने वाले समय में भी उनका महत्व बना रहेगा। यही वजह है कि प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, गांधी जैसे विचारकों की कृतियों का और उन प्रश्नों का जिस संदर्भ को उन्होंने उठाया था, उनका महत्व तत्कालीन समय में भी था और उसका महत्व आज भी है। देखिए, 20वीं शताब्दी में हुए यदि विकास को ध्यान में रखें तो विशेष रूप से इन विद्वानों का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें आर्थर बेंटले, ग्राहम वेल्स, हॉरेल्ड लॉस्की, मैकाइवर, चार्ल्स मैरियम, रॉबर्ट डेल, हैरोल्ड लॉसवेल, डेविड ईस्टन और जी आमंड। देखिए, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विचारधाराओं का मुख्य कार्य वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं का यानी सरकारों को वैधता प्रदान करना है, लेकिन विचारधाराएं परिवर्तन के लिए जगह बनाने में भी सहायक होती है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं विचारधाराओं का सहारा लेते हुए बहुत सारी तत्कालीन सामाजिक बुराइयों का राजनीतिक चलन का विरोध भी किया जाता है। और राजनीतिक परिवर्तन को समझने का ये साधन भी है, और इससे राजनीतिक संस्कृति और किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता को स्वीकृति भी प्राप्त होती है। संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता इस बात से सिद्ध होती है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम पूरे वैश्विक स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या किसी खास क्षेत्र में शांति स्थापना के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इससे समस्याओं के समाधान में भी हमें सहायता मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता में एक बात ये भी कही जा सकती है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हमें बहुत सारी राजनीतिक संकल्पनाओं
और राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में स्पष्टता प्राप्त होती है, जो किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमें बहुत मदद देती है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं हैं। इस पे भी मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, नव मार्क्सवाद क्या है, इन सब विचारधाराओं को यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, तुलनात्मक शासन और राजनीति को समझने में आपको बहुत सरलता रहेगी। इसलिए कहना ये चाहता हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता में हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझने की जानकारी मिलती है। बहुत सारी व्यवस्थाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करके बहुत सारी शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं को, यानी कि गुणों को और दोषों को देख सकते हैं। उनकी बारीकियों के बारे में पता चलता है। राजनीतिक सिद्धांत की संकल्पनाओं और अवधारणाओं और बहुत सारी विचारधाराओं के बारे में पता चलता है। बहुत से तत्कालीन समस्याओं को किस प्रकार से रिजॉल्व, समाधान उसका किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। अंत में राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, बहुत सारी संकल्पनाओं के बारे में और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीति के अंदर संपूर्ण शब्दावली का अध्ययन किया जाता है। अगले चैप्टर में हम लोग राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर गौर करेंगे।